हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है प्री बोर्ड अपकमिंग कुछ डेज़ में, तो आपको मैं दोनों बुक्स से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बताने वाला हूं जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने एमसीक्यू की वीडियो ना देकर ये एमसीक्यू के लिए क्या दिया है। तो देखो, एमसीक्यू फिक्स नहीं होता कि जो आपको बताया जाए वही आ जाए, लेकिन वन लाइनर फिक्स होते हैं, इसी से आपके एमसीक्यू बनते हैं। अगर आप इनको कर लेते हो ना, तो आपको बहुत हद तक आसानी होगी, आप किसी भी तरीके का एमसीक्यू आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, लिमिटेड कुछ फैक्ट्स लिए हैं। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, एकदम लेटेस्ट वीडियो है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम पे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट बुक का, द एंड ऑफ बायपोलरिटी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सबसे पहले बायपोलर वर्ल्ड क्या है। बायपोलर वर्ल्ड का मतलब समझो कि आप इसमें है क्या। बायपोलर का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे दो सुपर पावर्स हैं, बाय यानी कि दो दो सुपर पावर्स हैं जो डोमिनेट कर रही है पूरी दुनिया को, एक यूएसए एक यूएसएसआर। ठीक है, बायपोलरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वहीं यूएसएसआर है वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। कोल्ड वॉर क्या है भाई, इससे रिलेटेड भी एक वन लाइनर दिखा हुआ है, एक नॉन वायलेंट आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, दो आइडियोलॉजीज के बीच की लड़ाई है। कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म अच्छा है, इसकी ये सारी लड़ाई है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ये वायलेंट नहीं है, नॉन वायलेंट है, सिर्फ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। यूएसएसआर 1992 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये आप याद रखिएगा। सोवियत सिस्टम में वन पार्टी का रूल होता था, ये आप याद रखिएगा, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ ओनली लीगल पार्टी थी भाई यूएसएसआर की। सोवियत इकोनमी वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनमी, सोवियत सिस्टम जो था ना, जो उनकी पूरी इकोनमी थी वो बहुत प्लानिंग के साथ चलते थे। स्टेट ओन्ड लैंड इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, जितने भी सोवियत यूनियन के अंदर ज़मीन है, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी का जो ऑनर था वो स्टेट था, स्टेट के पास था सब कुछ। ठीक है, फिर क्या है, यूएसएसआर फॉर्म्ड वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट यानी कि वॉर्सो पैक्ट जो हुआ था, ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों को अपने साथ यूएसएसआर जोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उनके साथ वॉर्सो पैक्ट नाम से एक पैक्ट किया था। फिर है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको लीड कर रहा था यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर प्रोवाइडेड, देखो अब अगर आप यूएसएसआर के अंदर की बात करो तो वहाँ पे उसने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर रखा था अपने वहाँ की जनता को। फिर है सोवियत सिस्टम लैग्ड पॉलिटिकल फ्रीडम, सोवियत सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं थी, आप सरकार को कुछ नहीं कह सकते। ब्यूरोक्रेसी स्लोड इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूएसएसआर, जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो अधिकारी लोग होते थे, वो बहुत करप्ट होते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत रुक गई थी। आर्म्स रेस ड्रेन्ड सोवियत इकोनॉमी, अब जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है ना वो सारी ख़त्म कर दी थी आर्म्स की रेस ने। ये यूएसए के साथ होड़ लगाता था कि मैं ज़्यादा वेपन्स बना लूँगा तेरे से। फिर क्या है, यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान को 1979 में इन्वेड कर दिया था, तो ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। सोवियत इकोनमी 1970s में एकदम रुक सी गई थी, जिसको आप स्टैग्नेटेड इकोनमी भी कहते हो। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत लीडर का लास्ट लीडर बनता है जो कि रिफॉर्म्स करना चाहता था। पहला इसका रिफॉर्म था जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब है इकोनॉमिकली यूएसएसआर को वो रीस्ट्रक्चर करना चाहता था। दूसरा रिफॉर्म लाया ग्लासनोस्ट नाम से, जहाँ पे वो लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल ओपननेस देना चाहता था। फिर इसके बाद आता है आपका, ठीक है, इसके बाद आपका आता है सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स है वो 1991 में हो गया था। सोवियत यूनियन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और जैसे ही बायोपोलैरिटी ख़त्म हुई, क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, तो पूरी दुनिया जो है वो यूनिपोलर बन गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर बच गई, यूएसए। ठीक है, यूएसए ओनली सुपर पावर थी। तो ये वन लाइनर्स थे आपके चैप्टर 1 से। आई होप आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसको कई जगह अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर नाम से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड चैप्टर से आपके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, आइए एक नज़र इन पे डालते हैं। सबसे पहला फैक्ट है
पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड बिकम मल्टीपोलर, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ये जो हमारी पूरी दुनिया है ये बन गई मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है जहाँ पर कोई एक सुपर पावर नहीं होती बल्कि बहुत सारी धीरे 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 सुपर पावर्स आ जाती हैं। ठीक है जी। पावर शिफ्टेड फ्रॉम वन टू मैनी सेंटर्स। पहले पावर का सेंटर सिर्फ एक था, वो था यूएसए, क्योंकि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो सारी पावर यूएसए के पास थी। लेकिन धीरे 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 आगे चल के ये पावर का सेंटर बदलता चला गया। और जैसे इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है, यहाँ पे आप लिखो 1992 के अंदर ही यूरोपियन यूनियन बन गया था। यूरोप के ज़्यादातर देश, बहुत बड़े बड़े देश इसके अंदर जुड़ गए। एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको बनाया गया था। देखते ही देखते ये पॉलिटिकल बन गया। ठीक है। यूरोपियन यूनियन कैसे बना था? एक ट्रीटी हुई थी, मॉन्स्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये फैक्ट याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से एमसीक्यू बनते हैं। और यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे काम करता है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, इसको बनाया जाता है। इसका बेसिकली काम था यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी अच्छी रहे। और बाद में यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गया, क्योंकि ये कुछ पॉलिटिकल मैटर्स में घुसने लग गया। इस वजह से यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का फ्लैग है भाई, ब्लू कलर का, और खुद का इनका नेशनल एंथम भी है, खुद की इनकी अपनी करेंसी भी है जिसको ये यूरो कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल फीचर्स ही तो हैं, और क्या है, और क्या है भाई इसके अंदर, आइए देखते हैं। यूरो यानी कि जो इनकी करेंसी है वो अमेरिका के डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका के डॉलर का जो डोमिनेंस चलता है ना, दबदबा, तो यूरो उसको आने वाले टाइम पे पूरी तरीके से दबाने वाला है, ऐसा ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया है। फिर है यूरोपियन यूनियन। ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। इसमें सारे ही बड़े बड़े देश हैं भाई, आप देखोगे। फ्रांस इसका एक मेंबर है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का। उसके पास तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, और बताओ, न्यूक्लियर वेपन वाला बंदा इनके पास बैठा हुआ है। सो यूरोपियन यूनियन WTO में जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो चीज़ें यूरोपियन यूनियन को बेनिफिट करती है ये उसी चीज़ की बात करता है वहाँ पे, अपने इंटरेस्ट की। 2016 में एक इवेंट हुआ था ब्रेक्सिट नाम से, जहाँ ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ब्रिटेन अब नहीं है यूरोपियन यूनियन में, वो एक रेफरेंडम हुआ था, ठीक है, पूछा गया था सबसे, और ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से चला जाता है। फिर आसियान के बारे में आ सकता है। आसियान को बनाया गया था बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के जो है कोऑपरेशन के लिए, वहाँ पे लोग जुड़े रहे। ब्रिक्स क्या है? देखो, ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश आते हैं। ये 5 देश मिलाकर ब्रिक्स बनता है। और इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है आज की डेट में। ठीक है। इंडिया भी राइज कर रहा है, ऐसा नहीं है इंडिया पीछे है। चाइना भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है अपनी, माना जाता है 2040 तक चाइना तो भाई बहुत ही ज़्यादा आगे निकलने वाला है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। रशिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई उसके पास मिलिट्री पावर बहुत तकड़ी है रशिया की, आप मान के चलो, बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है उसकी। आसियान को भाई 1967 में बनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आसियान बेसिकली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए काम करता है अपने साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। आसियान एक नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी फॉलो करता है, फालतू का इंटरफेरेंस वो नहीं रखता कहीं। जो ब्रिक्स है वो भाई वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, ये जो आपने देखा अभी, ये सारे जो लोग मिले हुए हैं इंडिया चाइना में ना, ये अमेरिका के लिए यही बहुत है, नींद उड़ाने के लिए। और इंडिया की स्ट्रेंथ तो देखो भाई, इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन है और हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये 2 चीज़ें हमें बहुत इस पे गर्व है। चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली जितना वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, जितने ज़्यादा वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। रशिया की स्ट्रेंथ है भाई उसका मिलिट्री और उसके एनर्जी रिसोर्सेस इतने सारे हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ ही है ये, और क्या है। और जापान भी एक इकोनॉमिक पावर है विदाउट मिलिट्री डोमिनेंस। जापान का आर्टिकल 9 है, पीसफुल मैसेज दे रहा है कि भाई जापान वॉर नहीं लड़ेगा कभी भी, ना उसके पास कोई मिलिट्री डोमिनेंस है खुद का। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहाँ से इस चैप्टर से आपके जो है वो पॉइंटर्स निकलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को देखते हैं और जानेंगे कि इसमें वो कौन से फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है साउथ एशिया।
तो जैसे कि चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, तो साउथ एशिया बेसिकली हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, तो वो पूरा का पूरा एरिया आपका आप मान के चलो साउथ एशिया ही उसको हम कह रहे हैं। और हिमालयाज़, अब जो हिमालयाज़ है ना वो साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से सेपरेट करते हैं, ठीक है। बीच में हिमालय पड़ता है, इसके ऊपर सेंट्रल एशिया है, इसके नीचे साउथ एशिया है। इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर है। फिर क्या है, इंडियन ओशियन बॉर्डर साउथ एशिया इन साउथ। तो आप अगर देखोगे कि ये हमारा इंडिया और इसके नीचे वाला है ये इंडियन ओशियन, तो ये भी एक तरीके का बॉर्डर है ना भाई, ये हमारा आखिरी पॉइंट है नीचे से। और साउथ एशिया का एक डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है भाई, कहीं पे मिलिट्री सिस्टम मिलेगा आपको, कहीं पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको मोनार्की देखने को मिलेगी जैसे नेपाल में हुआ करता था। तो हर जगह की अपनी अलग अलग एक फीचर्स हैं, ठीक है। और इंडिया ने तो भाई देखो आज़ादी के बाद से ही डेमोक्रेसी का रास्ता फॉलो किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद लगातार इंडिया डेमोक्रेटिक रास्ते पर ही चला है। इंडिया फॉलोज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट बना हुआ है, वहाँ पे सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। फिर श्रीलंका है, वहाँ पे एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी फॉलो होती है भाई, ठीक है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी ही। नेपाल है, वहाँ 2008 तक मोनार्की थी। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम से भी एमसीक्यू आपके आ सकते हैं, तो आप आराम से बता तो दोगे कि भाई इस देश में ये पॉलिटिकल सिस्टम है। और नेपाल बाद में चल के एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, पहले नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था। भूटान क्या है भाई, भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, भूटान का अपना संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद इसकी यहाँ पे जो है राजा महाराजा का सिस्टम चला आ रहा था। मालदीव क्या है भाई, पहले ये एक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन 1968 में मालदीव एक रिपब्लिक बन गया। आपने देखा होगा मालदीव्स पे जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। पाकिस्तान की बात करूँ तो 1947 में ही पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया का। और पाकिस्तान ने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है भाई मिलिट्री रूल का, वहाँ पे मिलिट्री का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। सो आप कह सकते हो कि हाँ भाई पाकिस्तान थोड़ा सा मिलिट्री वाले उससे एक्सपोजर को ज़्यादा वो देख चुका है। पाकिस्तान में पहला मिलिट्री कूप जो हुआ था वो 1958 में हुआ था। 1958 में ही जो पाकिस्तान है उसके मिलिट्री ने वहाँ पे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। और मिलिट्री रूल पाकिस्तान में कौन लेकर आया था, तो आप बता सकते हो अयूब खान, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान का जो मिलिट्री रूल है वो स्टार्ट करवाया था। फिर इसके बाद आगे के कुछ फैक्ट्स हैं। 1977 में एक लीडर थे इनके ज़िया उल हक, इन्होंने मार्शल लॉ लगवा दिया था, किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। फिर है पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ही अनस्टेबल सी रही है, आती जाती चीज़ है वहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब, तो कभी है तो कभी नहीं है। बांग्लादेश की वॉर हुई, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था 1971 तक। उसके बाद ये जब हुआ इतना बड़े स्केल पे वॉर, तो बांग्लादेश जो था वो अलग फिर एक नेशन बन गया। लैंग्वेज इशू लीड टू बांग्लादेश मूवमेंट, बांग्लादेश का मेन इशू था लैंग्वेज इशू। इन लोगों के ऊपर उर्दू को ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा था, जबकि मतलब इनका कल्चर बांग्लादेशी, मतलब बांग्ला कल्चर है इनका, बंगाली बोलते हैं, तो इनको कह रहे हैं नहीं तुम उर्दू बोलो। तो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई 1971 में, ठीक है। तो ये लिबरेशन वॉर के बाद ही ये सब हुआ था, और इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था उसकी आज़ादी में, उसके लिबरेशन में। तो इंडिया हमेशा से ही उसका सपोर्टर रहा था। और क्या है, सार्क है भाई, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि ये 1985 में बना था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि साउथ एशिया के जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल काठमांडू के अंदर है। और इसके अलावा सार्क कहता है कि हम रीजनल कॉपरेशन के लिए काम करेंगे जितना भी हमारा साउथ एशिया है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ख़राब रहते हैं कश्मीर इशू को लेकर मेनली, ठीक है। इसके अलावा साउथ एशिया के जो देश हैं वहाँ पे गरीबी बहुत देखने को मिलती है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी आपको, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, कोई देश अमीर है कोई पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका ये यूएनओ वाला चैप्टर है, और यूएनओ वाले चैप्टर से क्या वन लाइनर इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्यों आए? क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बनना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। नहीं बनते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि कई सारी ऐसी ग्लोबल इश्यूज़, ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कोई भी सिंगल कंट्री अकेले तो सॉल्व नहीं कर सकती। आपको किसी ना किसी कंट्री की या 3 4 5 कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब प्रॉब्लम बड़ी होती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेसिकली कोऑपरेशन को प्रमोट करती हैं। सारे दुनिया के जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, आपस में एक दूसरे की मदद करें, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। और बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे पीस बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, सारे के सारे देश जो हैं भाई वो शांति के साथ बहुत आराम से बैठे रहें और अपना जो है अपना अपना डेवलपमेंट करने पर ध्यान दें। अब इससे रिलेटेड है लीग ऑफ नेशन। पहले क्या होता था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई ना, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था देशों को, तो लीग ऑफ नेशन नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है जी, बना दिया। अब लीग ऑफ नेशन को 1920 में ये लोग बनाते हैं, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। लीग ऑफ नेशन का मेन एम क्या था कि फ्यूचर में कोई वॉर नहीं होगी, इसको वो प्रिवेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, फ्यूचर वॉर्स को। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन भाई फेल हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 को वो रोक नहीं पाया। वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गई, तो अब जब हो गई तो भाई लीग ऑफ नेशन तो फिर फेल्ड निकला ना। सो लीग ऑफ नेशन के अंदर वो जो एनफोर्समेंट पावर है ना वो लैग कर रही थी। बड़े बड़े कंट्रीज इसमें इतने नहीं थे, और इन्फोर्समेंट की पावर होनी चाहिए तभी कोई सुनता है आपकी। फिर यूनाइटेड नेशंस आ जाता है भाई। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको बनाया गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया था। तो यूनाइटेड नेशंस को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली। और यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है जो डिटेल डॉक्यूमेंट है, जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जितने भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो लिखे हुए हैं। सो 51 कंट्रीज़ ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया और यूएनओ एस्टेब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूएनओ बना था। इंडिया 1945 में भाई यूएनओ का मेंबर बना था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यूएन के अंदर करंटली 193 मेंबर्स हैं। साउथ सूडान इसका लास्ट मेंबर था जो इसके अंदर ऐड हुआ था। फिर है यूएन हेड क्वार्टर। यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, इसके हेड क्वार्टर्स। आगे बढ़ते हैं इसमें। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यानी कि इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं। जनरल असेंबली है एक, तो जो कि एक डेलिब्रेटिव बॉडी है, यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, सारी की सारी डिबेट्स वगैरह होती हैं। हर कंट्री के पास एक वोट होता है, जो भी जनरल असेंबली का मेंबर होता है किसी भी टॉपिक पे। सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करती है। मेन तो यही है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही सारी पावर है यूएनओ की, आप मान के चलो। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। 15 में से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स आर परमानेंट। इसके अलावा 10 जो मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट हैं। और आगे बढ़ें, अगर परमानेंट मेंबर्स में आता है आपका यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये यहाँ के परमानेंट मेंबर्स हैं। और जितने भी 5 परमानेंट मेंबर हैं ना, इनके पास एक वीटो पावर है, यानी कि ये किसी भी टॉपिक पे अगर इनको इनके काम का टॉपिक नहीं लगता तो मना कर सकते हैं, और वो टॉपिक फिर मना ही हो जाएगा। इसके अलावा सीजे सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स, आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है, 2 देशों के बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया है तो उसको ये सेटलमेंट करवा देगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है। ठीक है, इसके अलावा इकोसोक बनाया गया था इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन के लिए, बेसिकली सोशल वर्क के लिए, इकोनॉमिक वर्क के लिए इसको बनाया गया था। सेक्रेटेरिएट एक और ऑर्गन है जिसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई। सेक्रेटरी जनरल सबसे मेन फेस होता है
चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जितने भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस होते हैं वो सेक्रेटेरिएट में ही लिए जाते हैं और सेक्रेटरी जनरल ही उसको डिसीजन को लेता है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, ये कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, ये इसके मेंबर नेशंस होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 है हमारा सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर की जा सकती हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी का मतलब क्या है आप बता दो। सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, किसी तरीके का भी कोई ख़तरा ना होना। इसके अलावा होता क्या है, देखो हर खतरा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता। आप हर चीज़ को नहीं कह सकते कि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है, नो। सिर्फ ऐसे थ्रेट्स जो कि हमारी लाइफ की कोर वैल्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ही हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। आगे बढ़ें अगर, तो सिक्योरिटी वाले इसमें आपको ट्रेडिशनल से रिलेटेड पूछ सकता है। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से अगर कुछ आएगा तो वो यही है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस करती है मिलिट्री थ्रेट्स पे, यानी कि किसी देश की मिलिट्री का अटैक हो सकता है कि आप पे हो जाए। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं वो दूसरे नेशन से आते हैं हमेशा, ये कभी भी जो है एक्सटर्नल वाले अपने देश के अंदर से नहीं आते, जैसा कि नाम से ही क्लियर है एक्सटर्नल है वो। मिलिट्री अटैक्स से सोल्जर्स मारे जाते हैं और सिविलियंस भी मारे जाते हैं। जब दो देशों की मिलिट्री आपस में लड़ती है तो बेचारे सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मिलिट्री अटैक्स क्यों होते हैं, किसी पे भी मिलिट्री अटैक किया जाता है ताकि उस देश का मोराल ब्रेक हो जाए, पूरी तरीके से मोराल ही गिर जाए। बैलेंस ऑफ पावर इज़ यूज टू प्रिवेंट डोमिनेशन, बहुत ज़रूरी है बैलेंस ऑफ पावर होना। आपके अगर एक तरफ चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है और आप अगर बीच में हो, दोनों के पास आपके पड़ोसियों पे न्यूक्लियर है एंड आपके पास नहीं है, तो ये बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ा हुआ है भाई, वो कभी भी आप पे अटैक कर देंगे। बट अगर आपके पास भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास भी अपनी मिलिट्री है, अच्छी खासी नेवी है, ठीक है, आर्मी है, तो हर कोई एक बार को सोचेगा कि भाई इससे पंगा लूँ या फिर मैं इससे पंगा ना लूँ। कंट्रीज़ फॉर्म अलाइंसेस फॉर सिक्योरिटी, कोई भी देश अगर अलाइंस बनाता है तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाता है, अपने फ़ायदे के लिए बनाता है। डिटरेंस प्रिवेंट्स वॉर थ्रू फियर ऑफ रिटेलिएशन, भाई हमें एक डर लग सकता है कि सामने वाले पे कुछ किया तो वो रिटेलिएट कर लेगा, डिटरेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपको पहले से आइडिया लग जा रहा है कि वो भी कुछ कर लेगा तो मत करो, शांत होके बैठो, इससे वॉर प्रिवेंट होगी और क्या होगा। न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट बैलेंस ऑफ टेरर, एक दहशत का माहौल बनता है भाई, एक बैलेंस बनता है। अगर आपके पास न्यूक्लियर है ना, न्यूक्स हैं, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर अगर हथियार हैं तो कोई भी आसानी से आपसे पंगा नहीं लेगा आगे। हर कोई 4 बार ही सोचेगा कि भाई अगर मैंने इसको छेड़ दिया क्या पता ये मेरे ऊपर न्यूक्लियर छोड़ दे, भाई न्यूक्लियर तो है ही उसके पास, है ना। और क्या है भाई, देखो इंटरनल थ्रेट्स जो होते हैं तो एक्सटर्नल थे इससे पहले। इंटरनल थ्रेट होते हैं बेसिकली देश के अंदर से, कंट्री के अंदर से जब आपको थ्रेट्स आ रहे हैं तो। और इंटरनल थ्रेट्स में आपके कम्युनल वायलेंस वगैरह आ जाएगा, ठीक है, ये आ सकता है। इंटरनल थ्रेट्स का एक एग्जांपल सेपरेटिज्म है, जैसे कश्मीर में कुछ लोग कहते थे हमें अलग होना है, पंजाब में कुछ लोग कहते हैं हमें अलग पंजाब बनाना है, तो ये सेपरेटिज्म का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इंटरनल थ्रेट्स में टेररिज्म भी आ सकता है, आपके देश के अंदर ही अंदर दहशतगर्दी का माहौल है भाई, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनल थ्रेट से क्या होता है, किसी भी स्टेट की सोवरनिटी वीक हो जाती है। जो आपकी एक चौधराहट होती है ना जी, हमारा देश है हमारा देश है, पर जब आप आपके देश को फूकने में लगे पड़े हो तो फिर ऐसे में क्या होगा, नहीं होना चाहिए इंटरनल थ्रेट किसी भी देश के अंदर, ठीक है। और देखो क्या है, अब नॉन ट्रेडिशनल की बात करें, ट्रेडिशनल तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की सिक्योरिटी की बात करती है। नॉन ट्रेडिशनल में कहा जाता है देखो ह्यूमन सिक्योरिटी, इंसानों को हमें बचा कर रखना है भाई, ठीक है, इंसानों पे खतरा, देश पे नहीं, ह्यूमैनिटी पे खतरा है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन सिक्योरिटी में उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी कवर होती है, याद रखना, अगर पॉवर्टी है ना तो ये नॉन ट्रेडिशनल का एक वो है मैटर। सो ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि फूड सिक्योरिटी, आप मान के चलो खाना ना मिलना, किसी को गरीबी से कोई मर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सही थोड़ी हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी में हेल्थ सिक्योरिटी भी आती है, अच्छी हेल्थ, अच्छा फूड, रोजगार के अच्छे साधन, और
पोवर्टी, जैसे मैंने बताया, गरीबी एक बहुत बड़ा थ्रेट, आज की डेट में बहुत बड़ा थ्रेट है। लोगों को लगता नहीं है कि ये सीरियस इशू है, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। कोई बीमारी फैल जाती है, कभी पेंडेमिक्स आ जाते हैं, तो इससे भी इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 6 है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसको देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो देखो भाई, एनवायरमेंटल इश्यूज जो थे पहले तो इग्नोर होते थे। 1960 से पहले पहले कोई इतना खास ध्यान नहीं देता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट का डैमेज होना शुरू हुआ। जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को पढ़ते हो पीछे हिस्ट्री में, तब आपको पता चलेगा ये सब हुआ। हो क्या रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया भर में अरेबल लैंड जो होता है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि जो पानी की कमी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। साफ़ पानी आज की डेट में बहुत ही कम जगहों पर अवेलेबल है। बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जो जानवरों की स्पीशीज़ अलग अलग हमें मिल जाया करती थी पहले देखने को, अब वो नहीं मिल रही। ओजोन लेयर का डेप्लेशन होता जा रहा है, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो इतना सब कुछ हो रहा है भाई, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं ये सारे के सारे। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिक्वायर ग्लोबल कोऑपरेशन। जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि ग्लोबल कोऑपरेशन हो, दुनिया भर में सारे देश मिलकर काम करें, तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। एनवायरनमेंट एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग देशों के लीडर्स को मिलकर बातचीत करनी पड़ती है। सो नो डाउट ये एक प्रॉपरली एक पॉलिटिकल इशू ही है। तो क्लब ऑफ रोम ने एक बुक लिखी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। 1972 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस किताब में यही लिखा हुआ था कि रिसोर्स जो है ना हमारे, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलता है, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस लगातार करवाई जाती हैं। इसके अलावा रियो समिट है, अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, 1992 में हुआ था। यहाँ पे भी बहुत सारे एनजीओ आए थे। सॉरी, रियो समिट ब्राज़ील के अंदर हुआ था, रियो डी जनेरियो में, वहाँ की कैपिटल में। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। इसके अलावा 170 प्लस कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इतने सारे देश आए थे भाई इसके अंदर। फिर बहुत सारे एनजीओज़ भी थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ पे। एजेंडा 21 को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे बात की गई कि भाई एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर हम काम करेंगे, जहाँ पे हम अपना डेवलपमेंट भी करेंगे और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, ठीक है, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर। और क्या है, देखो हमारी पूरी दुनिया 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक तो नॉर्थ साइड वाले देश हैं और एक तरफ साउथ वाले देश हैं। तो जो नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर वाला एरिया है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ उसमें आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, ये सब नॉर्थ में आते हैं। साउथ में माना जाता है वो कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलपिंग हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं, जो अभी अपना डेवलपमेंट कर रही हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो नॉर्थ की जो कंट्रीज़ है ना, इन्होंने रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम किया है। इन कंट्रीज़ ने रिसोर्सेज का ज़्यादा नुकसान किया है। मतलब मान के चलो, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वालों में नंबर 1 पे इन्हीं का नाम आता है। साउथ की जो कंट्रीज़ हैं ये डिमांड कर रही हैं कि भाई देखो, हमें तो अपना डेवलपमेंट करना है, तो हमें तो कम से कम वो तो करने दो। एक वर्ड आता है यहाँ पे, कॉमन हेरिटेज। कॉमन हेरिटेज का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो सारे ह्यूमैनिटी के लिए, किसी के अकेले की नहीं है, ठीक है, जो भी बिलोंग करता है हम सबको। कोई एक सिंगल कंट्री उसका ओनर नहीं हो सकती। जो भी कॉमन हेरिटेज होगी, इट मीन्स वो सभी के लिए होगा। अंटार्कटिका हमारे लिए एक कॉमन हेरिटेज हो सकता है, ठीक है भाई, अंटार्कटिका ये हमारे लिए कॉमन हेरिटेज है, वो सभी का है। अंटार्कटिका के आप ऊपर आप अकेले क्लेम नहीं करोगे। जो हमारे ओशियंस होते हैं ये भी हमारे लिए एक कॉमन हेरिटेज ही है भाई। जितने भी हमारे समुद्र हैं, हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये सभी के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट वाला जो है वो ये क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 7 की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 7 हमारा ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये आपका लास्ट चैप्टर है बुक 1 का।
तो जितने फैक्ट्स आपको अभी तक बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहीं से आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं अपने, ये एमसीक्यू की ही वीडियो समझो आप, ठीक है। तो बुक 1 यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है, इसके बाद सेकंड बुक शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 7 कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो भाई सबसे पहले समझो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लो, यानी कि आपके देश से बाहर किसी चीज़ का फ्लो होगा। अब ये फ्लो किस चीज़ का होगा, इसको ध्यान से सुनना। अक्रॉस द बॉर्डर किसी चीज़ के फ्लो के होने की बात की जा रही है। ये फ्लो हो सकता है आपका सामानों का, ठीक है भाई, ये फ्लो हो सकता है आपकी सर्विसेज का, ये फ्लो हो सकता है भाई आपके कैपिटल का, आपका पैसा बाहर जा रहा हो, ये फ्लो हो सकता है लोगों का, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों, ये फ्लो हो सकता है आइडियाज़ का, आपके आइडियाज़ एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन कोल्ड वॉर के बाद ज़्यादा बढ़ा है। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे, तो इसी से ही सारे देश आपस में कनेक्ट हो गए और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन का ड्राइवर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन लाने वाले सबसे मेन कंपोनेंट में एक आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ना हो तो शायद इंसान भी इधर से उधर ना जा सके, ना इंसान के मैसेजेस इधर से उधर जा सके, ना गुड्स एंड सर्विसेज इधर से उधर जा सके, ना आपके आइडियाज़ कहीं भी जा सकेंगे। सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इंटरनेट एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन। अब इंटरनेट के आने से भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है एकदम से ही, आपके आइडियाज़ इंटरनेट पे फटाफट से वायरल हो जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, इससे डिस्टेंस का जो बैरियर होता था कि कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा है, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, तो उसको कोई मैसेज पहुंचाना है ना तो बहुत टाइम लगता था। आज की डेट में आपके पास मोबाइल है, आप एक कॉल घुमाओ और आपका मैसेज पहुंचा दो, आप एक मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, पहुंच जाएगा मैसेज आपका। रोल ऑफ स्टेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था ना, वो अब बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। वेलफेयर स्टेट का मतलब था पहले सरकारें लोगों के भले के लिए काम करती थी, अब सरकारें बहुत मिनिमल स्टेट बन गई हैं, बहुत मिनिमम काम करती है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक खुद को लिमिटेड रखती हैं, इसके ज़्यादा कोई भी सरकार काम नहीं करना चाहती है दिल से। और जो स्टेट है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस्ड है, रेस्ट जो बाकी चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी एमएनसीज देख रही हैं। जो इकोनॉमी के ऊपर पहले स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था, वो कंट्रोल तो धीरे धीरे रिड्यूस ही हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है। एमएनसीज आ गई हैं जो बड़े बड़े डिसीजन ले रही हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर रही हैं डिसीजंस को। कुछ भी होता है तो पहले एमएनसीज की तरफ देखा जाता है, उसका फ़ायदा होगा या फिर उसका नुकसान होगा। ग्लोबल ट्रेड धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में इजाफा हुआ है नो डाउट। और रिस्ट्रिक्शंस जो पहले लगाए जाते थे, जो टैरिफ लगाए जाते थे, वो कई हद तक रिड्यूस हुए हैं। आज की डेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। कैपिटल मूव्स फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स। एक देश का पैसा आज दूसरे देश में बहुत ही आराम से जा रहा है, आप मान के चलो कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आ रही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी देश जैसे इंडिया है, अब वो एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ आती हैं अपना पैसा लगाने। उनको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा यहाँ से। सो ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था, अगर सब कुछ सरकारी होता था तो मोबाइल का भी आपको एक ब्रांड दिखेगा, बस इंडिया का एक दो, जो जितने फीचर दे रहा होगा फिर उसी में खुश रहो, चाहे वो आपसे 50,000 मांगे उस फ़ोन के। लेकिन कंपटीशन ये कहता है कि एक मार्केट खोल दो आप, हर कोई अपना माल लाएगा, जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वो बिकेगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो भाई सारे आ गए, चाइना वाले, कोरिया वाले, अमेरिका वाले अपने अपने मोबाइल्स लेकर। तो जिसका बढ़िया था, जो सही पैसे ले रहा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है, तो लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया, बिकॉज लोगों के पास आज की डेट में ऑप्शंस हैं, ठीक है भाई। और कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे कल्चर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे। वेस्टर्न कल्चर आपका बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अमेरिका का कल्चर, हमारा लोकल कल्चर तो हो रहा है डिस्ट्रॉय, और अमेरिका का कल्चर फैल रहा है स्पीड से। ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ रही है भाई, गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, गरीबों का नुकसान हो रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी आलू खरीदती है किसी गरीब से और उसको देती है बहुत ही कम पैसे,
उसी आलू को थोड़ा थोड़ा करके चिप्स बना के हवा भर के बेचती है पैकेट में, 10-10 20-20 रुपए के पैकेट, तो उससे ज़्यादा पैसा कमाती है। किसान को उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ किसान से, तो वही सस्ते में आलू खरीदे उसने एज रॉ मटेरियल। सो पुअर कंट्रीज़ जो होती हैं उनका बेनिफिट बहुत लेस है, बहुत ही कम फ़ायदा है ग्लोबल कंट्रीज़ को, ना के बराबर। मतलब ग्लोबली जो बहुत साउथ वाली कंट्रीज़ हैं हेमस्फेयर की, यहाँ पुअर कंट्रीज़ हैं। सो ग्लोबलाइजेशन के एंटी भी बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको लेके चलूँगा आपकी बुक 2 की तरफ, और इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या है जो आपको करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे है चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चलिए फिर इसको समझते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडिया की आज़ादी। तो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ही फेमस भाषण दिया था जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस स्पीच थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब दी गई थी। इंडिया गेंड फ्रीडम आफ्टर नियरली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया, उसके बाद जाके इंडिया को अपनी जो है ये आज़ादी मिली थी। और इंडिया का एम था, इंडिया चाहता था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो बने। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं, प्रॉपर डेमोक्रेसी का पूरा प्रोसेस फॉलो हो। और द स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड, जो भी सरकार होगी उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, खासकर गरीबों के लिए, और जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती रहेगी। सो डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस हमारे कोर गोल्स थे। जब हमारा देश बना था तो पहला तो हमारा गोल था कि हमें अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी लानी है। दूसरा हमारा गोल ये था कि हमें सोशल जस्टिस के लिए भी काम करना है। समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है ना, वो भेदभाव ख़त्म करना है। और क्या था? नेशन बिल्डिंग का काम था। नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है देश को बनाना, यानी कि यूनिटी की बात करना। तो इसके अलावा डेमोक्रेसी लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब कोई देश इतना बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन इलिटरेट है, तो वहाँ डेमोक्रेसी लाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और सभी के लिए डेवलपमेंट कर पाना, जितने भी समाज के तबके हैं, जितने भी सोशल सेक्शंस हैं, जो क्लासेस हैं, सभी को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है भाई। इसके अलावा इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया था भाई, वोटिंग हुई थी पहली बार जब। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनकी गारंटी लिखी हुई है कि भाई ये गारंटी के साथ आपको मिलने ही मिलने हैं, ये राइट्स आपके हैं, कोई भी आपसे इन राइट्स को छीन नहीं सकता, कोई आपसे ये राइट्स को छीन नहीं सकता, आपका पूरा अधिकार है। चैलेंज ये है कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में लाना बहुत ही टफ होता है, पेपर पे लिखना तो बहुत आसान होता है, आप मान के चलो, ठीक है। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाना बहुत क्रूशियल होता है, बहुत ही मुश्किलात आते हैं इस चीज़ को करवाने में। फिर इंडिया एक बहुत ही गरीब देश था, अंडर डेवलप्ड कंट्री था 1947 में। बहुत प्रॉब्लम्स देखी थी भाई इंडिया ने। और जैसे कि प्रॉब्लम्स आई थी गरीबी की सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ के लोग इतने गरीब थे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था, लोग बेरोज़गार थे, इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, पुअर हेल्थ केयर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं थे। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार, जो राज्य की सरकारें हैं स्टेट्स की, वो वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाएं, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें बताए जाते हैं। एसटी और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए सरकार ने स्पेशल प्रोविज़न्स रखे रिजर्वेशन वगैरह के, ठीक है। फिर इसके बाद है जो आपका टू नेशन थ्योरी थी, ये मुस्लिम लीग ने इसको प्रोपाउंड किया था, मुस्लिम लीग ने ही बताया था टू नेशन थ्योरी होगी। और मुस्लिम लीग के लीडर थे बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना जी, और यही चाहते थे जी, क्या बोलूँ इसको, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने ही ये सब करवाया था। इन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे हमें अलग से अपना पाकिस्तान चाहिए। क्लेम कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम जो हैं दो, इनके लिए दो अलग अलग सेपरेट नेशंस मुझे चाहिए। तो बस डिमांड इसकी यही थी, पाकिस्तान दो मुझे, ठीक है, ये इसकी डिमांड थी। पाकिस्तान के भी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ दो पार्ट्स हो गए, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। ईस्ट वाला ही पाकिस्तान आगे चल के बांग्लादेश बना, आपको अच्छा भला पता भी होगा, 1971 की बात है। फिर है पंजाब एंड बंगाल वर डिवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंजाब और बंगाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया गया था।
मैनी पीपल डिडंट नो देयर कंट्री इवन ऑन इंडिपेंडेंस डे, कईयों को तो ये भी नहीं पता था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कि हम हैं किस देश के नागरिक। और खान अब्दुल गफ़ार खान नाम से एक कैरेक्टर आए थे, इनको फ्रंटियर गांधी नाम से जाना जाता है। ये पार्टीशन के अपोजिशन में थे, ये कहते थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा NWFP का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा नाम से जाना जाता है। ये वो एरिया है जो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा हिंदू और सिख जो थे वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी बन गए थे, वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, हिंदू और सिख बहुत कम हैं। मुस्लिम्स जो हैं फिर वो इंडिया में माइनॉरिटी बन गए थे, यहाँ पे हिंदुओं के पॉपुलेशन ज़्यादा थी। जहाँ पर भी माइनॉरिटी थी वहाँ पे वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्लेसमेंट चल रहा था। और क्या हुआ था, 8 से 10 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए थे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे पार्टीशन के टाइम पे। और ये हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन है जो हो रहा था। बहुत सारी विमेन को फेस करना पड़ा, एबडक्शन, किसी को पकड़ के ले गए, किसी के साथ रेप किया, किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया अपने धर्म में। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ। इंडिया ने तो देखो भाई 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था ऐसा कुछ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, हमने बिल्कुल कट्टरता नहीं रखी, सभी धर्मों को समान रखा। रिलीजन हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए एक टेस्ट नहीं होता, आप रिलीजन किसी भी रिलीजन को फॉलो करो। 1951 में 10 से 12% इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। इसके अलावा इंडिया जब आज़ाद हो रहा था तो उससे पहले इंडिया में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि 565 रजवाड़े, ऐसी जगहें जहाँ पे राजा महाराजा का रूल होता था। और इंडिया का 1/3 एरिया इन्हीं रजवाड़ों ने कवर कर रखा था। अगर ये हमारे साथ नहीं आते तो इंडिया बिखर सकता था। 1 आउट ऑफ 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, हर 4 में से एक इंडियन जो है वो इन राजाओं के अंडर रहता था। और एक सिस्टम था, इसी को पैरामाउंटेसी या फिर सुजरेनिटी कहते हैं, यानी कि ये अंग्रेज़ों के अंडर रहेंगे पर अंग्रेज इनको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, ये अपना जो एरिया है खुद संभालेंगे, खुद चलाएंगे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है भाई, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस थे ये। और डिप्लोमेसी के साथ वो बहुत आराम से बातचीत करके, परसुएशन समझा कर और प्रेशराइज जहाँ करना पड़ा हर तरीके से करा और इंडिया को यूनाइटेड करवाया। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब था कि आप इस पे साइन करोगे तो आप इंडिया के मेंबर बन जाओगे। तो कईयों को मेंबर बनाया इंडिया का। अब यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यहाँ से देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आपके जो है निकल के आ सकते हैं। तो देखो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। ठीक है, पार्टीशन, गरीबी, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सारी चीज़ें थी इंडिया में, चैलेंजेस थे बहुत सारे। तो बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तो उस टाइम पे रिजेक्ट ही कर दिया था डेमोक्रेसी को जब उनको आज़ादी मिली थी, क्योंकि उनके लगता था डेमोक्रेसी तो बहुत ही कैड़ी चीज़ है, बहुत टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो कई जगहों पर वन पार्टी का रूल आ गया, कहीं पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलने लग गई पाकिस्तान जैसी जगहों पे, कहीं पे वन मैन रूल आ गया, एक ही आदमी बना हुआ है लीडर। तो इंडिया ने बोला शुरू से ही भाई कि हम डेमोक्रेसी की ही तरफ जाएंगे, हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए अपने देश के अंदर। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर ही बेस्ड था, हम शुरू से ही डेमोक्रेटिक तरीक़ों पे विश्वास रखते थे। तो हमारे यहाँ से कुछ लीडर्स थे लाइक गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, लोगों मतलब ट्रस्टेड पीपल्स विजडम, इनको बहुत ट्रस्ट था। डेमोक्रेसी कहती है कि हाँ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका रिजोल्यूशन हमेशा पीसफुल होगा, डेमोक्रेसी में लड़ाई झगड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसके अंदर। तो पॉलिटिकल कंपटीशन को हेल्दी देखा जाता है, डेंजरस नहीं माना जाता। पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हों। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, हमारा जो संविधान है वो 1949 नवंबर 26 में अडॉप्ट किया गया था और केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, प्रॉपर पूरी तरीके से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। इंडिया वॉज रन बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट बिफोर इलेक्शंस, तो इंडिया को कौन चला रहा था, इंडिया को एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रही थी। गोल क्या था भाई, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यहाँ पे करवाने थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 के जनवरी में बनाया गया था और सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। भाई ये याद रखना, पहले इलेक्शन जो थे वो डिले हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा था, लॉजिस्टिक्स का भी बहुत ज़्यादा भाई मामला था, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैंडल होगी।
सो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में आपके इलेक्शंस जो है इंडिया में पहली बार करवाए गए थे। 1952 के इलेक्शंस भी इसको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो वोटिंग हुई थी वो आपकी 1952 के अंदर ही हुई थी। इसके अलावा डिलिमिटेशन का मतलब होता है जब आप बाउंड्री बनाते हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट है, ठीक है, इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, उस पर लिस्ट पे नाम होता है। तो पहली बार जब वोटर लिस्ट बनाई जा रही थी तो 40 लाख लड़कियां जो थी, इसमें विमेन जो थी, उनका नाम में बहुत ज़्यादा एरर था। कहीं लिखा था वाइफ ऑफ फलाना, डॉटर ऑफ ढिमकाना, ये वो, मतलब उनके नाम ऐसे ऐसे लिखे हुए थे, आप मान के चलो कि जो बिल्कुल समझ ना आए। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला भाई करेक्ट करो इसको। वो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं हर एक विमेन का नाम सही आना चाहिए, करेक्ट करो भाई इसे जल्दी से जल्दी। टोटल 17 करोड़ वोटर्स थे उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो एलिजिबल थे। इंडिया के अंदर लोकसभा की 489 सीट्स थी उस टाइम पे। अराउंड 3200 एमएलए थे जिनको इलेक्ट किया गया था। सिर्फ 15% वोटर थे जो पढ़े लिखे थे उस टाइम पे इंडिया में। इलेक्शन सिंबल्स लगाए गए कि ताकि लोग जो है जो अनपढ़ थे उनको भाई मतलब देखने से समझ आता, दिक्कत कम हो। 3 से ज़्यादा ऑफिशियल्स को ट्रेन किया गया, 3 लाख से ज़्यादा जो अधिकारी थे उनको ट्रेन किया गया। फिर 1952 में जो लोकसभा का रिजल्ट आया, टोटल 489 सीट्स पे कांग्रेस ने 364 सीट्स जीत ली भाई। सीपीआई सबसे बड़ा अपोजिशन में था, 16 सीट जीत के आया था भाई, ये भी एक बहुत बड़ा दल था। याद रखना, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस लगभग हर स्टेट में मेजोरिटी के साथ जीती हुई थी। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड इलेक्शंस हुए थे 1957 और 62 में। कांग्रेस ने लगभग दोनों में ही 75% सीट्स जीती, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी जो 10% भी क्रॉस कर ले कांग्रेस के तुलना में। फिर 1957 में केरला में पहली सरकार बनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जीत के, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल और एक सोशल कोalition है, क्योंकि देखो 1885 में ये तो एक प्रेशर ग्रुप था, इसमें सारे बड़े बड़े लोग थे पैसे वाले। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत तगड़ा मास मूवमेंट हुआ, गांधी जी ने सबको जोड़ दिया। इसमें गरीब किसान थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी थे, वर्कर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, सारे आ गए। अपर क्लास, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, तो इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाता था जो ये कांग्रेस का संगठन है। और यहाँ पे कंजर्वेटिव रेडिकल दोनों तरीके के नेता थे, लेफ्ट विंग के, सेंट्रल विंग के, राइट विंग के, हर तरीके के नेता थे। रेवोल्यूशनरी भी थे, पैसिफिस्ट भी थे। सो बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, कोई रिजिड पार्टी नहीं थी जिसकी एक ही फिक्स आइडियोलॉजी है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। थर्ड चैप्टर है अब यहाँ पे हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यहाँ से भी आपके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिली, इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे, इंडिया बहुत ही गरीब था उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी थी हमारे यहाँ। अग्रेरियन एंड मॉनसून डिपेंडेंट, हमारे यहाँ पे पूरी इकोनॉमी भाई जो हमारी खेती बाड़ी है उस पर डिपेंड करती है और मॉनसून पर डिपेंड करती है। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रियली बहुत वीकनेस थी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत वीक थी। डेवलपमेंट हैड टू इंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल, नॉट जस्ट ग्रोथ। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होना चाहिए था सबका भला हो, ना कि किसी इंडिविजुअल का। एक केस स्टडी से रिलेटेड आ सकता है आपका, उड़ीसा की जो स्टील इंडस्ट्री है, तो वहाँ पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा आयरन के ओर्स कहाँ पे हैं। तो उड़ीसा के पास अच्छा खासा आयरन ओर का रिजर्व है। राइजिंग ग्लोबल स्टील डिमांड मेड ओडिशा एन इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट। तो जब दुनिया भर में स्टील की डिमांड बढ़ी तो उड़ीसा एक हॉटस्पॉट बन गया, हर कोई चाहता था उड़ीसा में आके इन्वेस्ट करे। स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयूज विद डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। तो स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा छापना चाहती थी, तो उसने भी डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के साथ साइन कर लिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोकल लोगों को भाई जॉब मिल जाएगी और पैसा जनरेट हो जाएगा और मॉडर्न भी हो जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्या लगता था पता है, उनको लगता था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ये सबसे पहले हमारी जगहों को खोद देंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में ही था जो आयरन था। तो इनको डर था हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमारा जो फॉरेस्ट और लैंड से जुड़ा हुआ काम है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा कल्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंटलिस्ट लोगों को ये था कि भाई जंगल कट जाएंगे, पानी और हवा प्रदूषित होगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कोई फ़ायदा हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में तो डैमेज ही डैमेज होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि भाई इंडिया की इमेज ख़राब हो सकती है ग्लोबल लेवल पे, तो बहुत ज़रूरी है ये सब करना, और इंडस्ट्रीज़ को अगर हम रोक देंगे तो कोई इन्वेस्टर इंडिया में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन में हम बने रहें, इसीलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने दो।
अभी एक डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल मैटर क्यों है, क्योंकि देखो हर किसी का फ़ायदा अलग होता है। बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉफिट होता है डेवलपमेंट से, फार्मर्स के लिए ये है कि भाई उनको लोन मिल जाएगा, इरिगेशन का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ट्राइबल लोगों को लगता है हमारी ज़मीन और हमारा कल्चर इससे जुड़ा हुआ है, गरीबों को लगता है जॉब और इक्वालिटी चाहिए। हर किसी का अपना भाई है, ठीक है, मतलब अपना एक वो है। एवरी डिसीजन बेनिफिट सम एंड हार्म अदर। कोई भी डिसीजन होगा, किसी का उसमें फ़ायदा होगा तो किसी का उसमें होगा नुकसान। लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो सरकार है वो सब कुछ कंट्रोल करे, इकॉनमी को, पूरी वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई अमीर गरीब ना रहे, इक्वलिटी हो जाए, सोशल जस्टिस आ जाए और नेशनलाइजेशन हो जाए चीज़ों का, सरकारी कर दो सब, लैंड रिफॉर्म्स करो, प्राइस को कंट्रोल करो। राइट विंग वाले कहते हैं फ्री मार्केट करो भाई, कैपिटलिज्म वाले ये कहते हैं प्राइवेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो और लिमिटेड स्टेट रोल, स्टेट का रोल कम से कम कर दो और प्राइवेट करके सब टैक्स वैक्स गिरा दो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे। कौन से वो मॉडल्स थे जो हमारे सामने थे जब भारत आज़ाद हुआ था? सबसे पहला मॉडल था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। यहाँ तो आप कैपिटलिज्म की तरफ आ जाओ, यूएसए यूरोप की तरह, फ्री मार्केट, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और स्टेट का रोल बिल्कुल कम से कम होना, और बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। फिर सोशलिस्ट मॉडल आता है जो यूएसएसआर में चलता था, सब कुछ सरकारी कर दो, प्लानिंग सेंट्रल तरीके से करो, इक्वलिटी पे फोकस रहेगा, सब बराबर करने पे ध्यान दो, गरीबी को हटाना है। तो सीपीआई पार्टी ने, सोशलिस्ट पार्टी ने, नेहरू जी ने, कांग्रेस के लीडर्स ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। प्लानिंग कमीशन से आ सकता है भाई आपका क्वेश्चन। तो 1947 में आपका प्लानिंग कमीशन बना था, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है, बहुत पावरफुल बॉडी है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। 5 साल के जो प्लान होते हैं, 5 ईयर प्लान्स, वो यही बनाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 में रिप्लेस प्लानिंग कमीशन को करके आया था और इसमें स्टेट्स को भी फ्रीडम दी जाती है कि आप भी कुछ बताओ, कोऑपरेट करो, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब, उसके बाद हम कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है हर 5 साल के लिए कुछ प्लान्स बनाना। यूएसएसआर से ये इंस्पायर्ड एक मॉडल है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है इसमें 5 साल के लिए, बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑपरेशन बना रहे इसलिए होता है। पहला 5 ईयर प्लान जो था उसका एम था अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना, गरीबी को हटाना। इसके जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे के.एन. राज, ठीक है। हैसन स्लोली का इन्होंने एक वो दिया था फ्रेज। फोकस है इस पे एग्रीकल्चर पे, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन और डैम वगैरह की सुविधाएं अच्छी करनी है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बीसी के थ्रू बना था। लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ करनी है, एकदम से सब खराब नहीं कर देना। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका आता है 1956 से 61। मेन एम था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेज़ी से करना है। पीसी महालोबिस इसके मेन इकोनॉमिस्ट थे और कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया बहुत अच्छे से, ठीक है। और फोकस यही था कि भाई हैवी इंडस्ट्रीज़ लगानी है, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, प्राइवेट कम, और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना है, जो भी हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं उसको अपने देश में ही बना लें। सो बेसिकली इंडस्ट्री लेड ग्रोथ की बात इसमें की गई। 4th चैप्टर है हमारा इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं ये देखते हैं। तो देखो भाई, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था और इसके बाद क्या हुआ था, यहीं पे ही कोल्ड वॉर का शुरू होने का भी टाइम था। कोल्ड वॉर के टाइम पे आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के ब्लॉक्स अलग बने हुए थे। यूएन बना था 1945 में। बहुत सारे एशियन अफ्रीकन नेशंस थे जो कि क्या करते हैं कि भाई मतलब एमर्ज हो रहे थे, नए देश बन रहे थे और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और उसकी वजह से दुनिया के ख़त्म होने का ख़तरा भी बढ़ रहा था। तो यहीं से निकल कर आता है नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको आप शॉर्ट में नाम भी कहते हो। ये नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था, ये कहता है आप किसी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन मत करो, इंडिपेंडेंट रहो और अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखो। तो नॉन अलाइन मूवमेंट के आर्किटेक्ट जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। बेसिकली कोल्ड वॉर में जो अमेरिका और यूएसएसआर लड़ रहे हैं उनको शांत करवाना, उन दोनों से दूरी बनाए रखना, ये इसका मेन काम था। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। नॉन अलाइन मूवमेंट के कुछ फैक्ट्स हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट का जो फाउंडेशन है वो बांडोंग कॉन्फ्रेंस में रखा गया था इंडोनेशिया के 1955 में। पहली समिट बेलग्रेड में हुई थी इनकी, यूगोस्लाविया में 1961 में। और जो इसके फाउंडर्स हैं वो है नेहरू, जोसेफ ब्रेस टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो और वामे नक्रुमा, ठीक है। और नॉन अलाइन मूवमेंट हमें मदद करता है कि भाई हमें यूएसए से भी मदद मिले और यूएसएसआर से भी मिले, क्योंकि हम किसी एक के साइड तो है नहीं, तो दोनों से मदद लेंगे। इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर मैं बात करूं
तो इंडिया ने 1949 में ही चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज कंट्री। दोनों के बीच 1954 में पंचशील का एग्रीमेंट भी हुआ था। ये एग्रीमेंट नेहरू जी ने और चाउ एन लाई जी ने साइन किया था। 5 बातें थी उसमें इंडिया चाइना से रिलेटेड कि भाई हम एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। ठीक है, तो 5 प्रिंसिपल्स थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के। यहीं से एक स्लोगन निकला, हिंदी चीनी भाई भाई हम सब आपस में भाई हैं। फिर इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था 1950 में। दलाई लामा इंडिया में आ गए थे भाग के 1959 में। तो कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ है हमारे, अक्साई चीन जो ऊपर वाला ये वाला एरिया है, ठीक है। और लड़ाई लड़ी गई अक्टूबर नवंबर 1962 में। फिर चाइना ने अपनी तरफ से एक सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया कि अब नहीं लड़ेंगे। वॉर से क्या हुआ, पता चला कि इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर नहीं थी, सरकार के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई। तो डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन जी ने रिज़ाइन दे दिया। इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो कश्मीर का इशू 1947 में शुरू हो गया था। ये यूएन के अंदर भी इशू जा चुका है। फिर 1960 में दोनों देशों ने इंडस वाटर की ट्रीटी करी थी और ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। नेहरू जी और अयूब खान थे एक तरफ। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई 1965 में। प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ गुजरात में अटैक करा था। ये लड़ाई ख़त्म हुई ताशकंद एग्रीमेंट के साथ। और ये शास्त्री जी और अयूब खान के बीच एग्रीमेंट हुआ था और शास्त्री जी की डेथ भी ताशकंद में ही हो गई थी। फिर बांग्लादेश वॉर निकल कर आती है। ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को थोड़े अलग अपने राइट्स चाहिए थे। लीडर जो थे यहाँ पे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। और पाकिस्तान की आर्मी क्रैकडाउन इन 1971। और मतलब इंडिया ने तो इनको हरा ही दिया था इस वॉर में। और 80 लाख रिफ्यूजी इंडिया में आ गए। 1971 में ये वॉर हुई थी। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था हमारी आर्मी के आगे। बांग्लादेश आज़ाद हो गया था 16 दिसंबर 1971 को। शिमला एग्रीमेंट हुआ फिर एक साल बाद 1972 में। और इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों तरफ से जो थे नेता आए और वापस से पीस रिस्टोरेशन की बात की गई। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करूं तो होमी जे बाबा के अंडर में ये पूरी पॉलिसी को प्रोग्राम को बनाया गया था। नेहरू कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन हमें नहीं रखने चाहिए। और इंडिया ने एनपीटी के ऊपर साइन करने से भी मना कर दिया था क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी एक ट्रीटी थी। क्योंकि कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 5 देश जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के वही न्यूक्लियर रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। तो इंडिया ने तो भाई पोखरण में अपना टेस्ट कर लिया पहला। और इसके अलावा इसको हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कहते हैं। 5वां चैप्टर है जी अब हमारा, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। देखो भाई, कांग्रेस का डोमिनेंस जो था वो धीरे धीरे वीक पड़ गया था जब नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में। के कामराज प्लान आया था ताकि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन वापस से रिवाइव हो सके। वो मतलब फिर क्या हुआ, इनका लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो कांग्रेस के थे, राइट विंग के नेता थे। शास्त्री जी कहते हैं भाई हमें खाना अपना खुद ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना है। ग्रीन रेवोल्यूशन आई इनके टाइम पे। 1967 के इलेक्शन हुए। कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा क्योंकि कांग्रेस 8 राज्यों में हार गई थी 1967 में। और फिर कोalition गवर्नमेंट बनी थी स्टेट्स में। और डिफेक्शन तो इतना होता था, दल बदल, एक पार्टी बदल के दूसरी से जीत के तीसरी में चौथी में चले जाना, बार बार बदलते रहना, ये बहुत हो रहा था। और क्या है, एक बहुत ही बड़ा फ्रेज एक फ़नी सा वायरल हुआ, आया राम गया राम। ये इसीलिए हो रहा था, डिफेक्शन बहुत चल रहा था, गया लाल जी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। कांग्रेस जो अलग होकर नई कांग्रेस बनी आर, तो उसका सिंबल था काओ एंड काफ, ठीक है, ये इसका सिंबल था। कांग्रेस आर का मतलब होता है कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट और कांग्रेस ओ है पुरानी वाली कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था 1969 में। पिरवी पर्स ख़त्म करवाया था 1971 में, जिससे इनकी इमेज जो थी ना वो स्ट्रेंथन हो गई थी। 1971 के इलेक्शन का स्लोगन था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने कहा था मैं पूरी गरीबी हटवा दूंगी। 1971 की जो जीत हुई थी ना, उसको कहा जाता है कांग्रेस का डोमिनेंस वापस से रिस्टोर हो गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो इसको समझते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर। जैसे कि 21 महीनों तक हमारे देश के अंदर जो है वो इमरजेंसी लगी रही। इंटरनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है अंडर द आर्टिकल 352(1). इमरजेंसी को अप्रूव किया प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद ने। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी अनाउंसमेंट से पहले ही कि कोई प्रेस हमसे बिना पूछे कुछ नहीं छापेगा। अपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट किया आधी रात को 25 जून को ही।
पार्लियामेंट का टर्म बढ़ा दिया भाई, और इमरजेंसी के टाइम पे बोला कि जहाँ तक हमारा मन करेगा तब तक हम रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सस्पेंड कर दिए गए आर्टिकल 19 के अंदर, जो मतलब मैं मान के चलूँ आपको बताऊँ तो ये इतना बेकार ये सब टाइम था इमरजेंसी का, आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी छीन लिए थे। हबीस कॉर्पस केस, एडीएम जबलपुर केस 1976 में आता है, ठीक है, ये भी आप इसका रेफरेंस दें या ना दें आपकी मर्जी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूल राइट टू लाइफ कुड बी सस्पेंडेड। बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो आपकी जो राइट है ना आपका जीने का, वो भी आपसे छीना जा सकता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी टाइम पे हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे इसके दौरान। हुआ क्या, इसमें बोला गया जुडिशरी से ज़्यादा पावर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, और शाह कमीशन उसके बाद बनाई गई थी ताकि इमरजेंसी में जो भी बुरी चीज़ें हुई थी उसको थोड़ा सा एग्जामिन किया जा सके। और इसी टाइम पे संजय गांधी के पास, जो कि कोई पोस्ट पे भी नहीं थे, उन्होंने बहुत मिसयूज़ किया था अपनी मम्मी की पावर का। 5 सूत्री कार्यक्रम, 5 पॉइंट प्रोग्राम चलाए थे इंदिरा गांधी ने लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग और स्लम रिमूवल के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, फैमिली प्लान रहे, और जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको हटाना है। और ज़बरदस्ती लोगों को नसबंदी करवाई गई इंटेंसली नॉर्थ इंडिया में। और इमरजेंसी इलेक्शंस वर अनाउंस्ड अनएक्सपेक्टेडली इन 1977। 1977 में फिर अनाउंस हुआ कि अब इलेक्शंस होंगे, तो एक पार्टी आई सामने से, जनता पार्टी नाम से, सारे अपोजिशंस ने मिलकर एक पार्टी बना ली। तो पहली नॉन कांग्रेस की सरकार आई सेंट्रल लेवल पे 1977 में, जिसका नाम था जनता पार्टी सरकार। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 है हमारा रीजनल एस्पिरेशंस। यहाँ से क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं देख लो। तो रीजनल एस्पिरेशंस क्या हैं, जब डेवलपमेंट नहीं होगा आपके एरिया में तो आप बोलोगे ना भाई कि मेरे को ये डेवलपमेंट चाहिए, तभी आती हैं एस्पिरेशंस। तो इंडिया का जो है ना बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका रहा है रिस्पॉन्स करने का, हम सप्रेस नहीं करते किसी को। हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म है, हर स्टेट की अपनी एक रीजनल आइडेंटिटी है। तो इंडिया का नेशनलिज्म इंक्लूसिव है, ये नहीं है कि मतलब होमोजिनाइजिंग का काम करते हैं हम, हमारा इंक्लूसिव है, हम साथ लेके चलते हैं सबको। सो रीजनल मूवमेंट्स होते हैं, इशू होते हैं उसके पीछे, ठीक है। जैसे असम का मूवमेंट है, 1979 में हुआ था, सारे असम के स्टूडेंट्स थे, आसू स्टूडेंट यूनियन था। डिमांड थी इनकी कि भाई देखो डिटेक्ट करो और इलीगल बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करो। यही डर था कि असम का कल्चर ना ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इतना ये मूवमेंट चला, फिर फाइनली एक अकॉर्ड साइन हुआ 1985 में, और राजीव गांधी ने साइन किया था यहाँ के लोगों के साथ। 24 मार्च 1971 में क्या हुआ, टेकन एज कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप, कि भाई हाँ इसके बाद मतलब ये से पहले जो आ गया वो ठीक है। असम गण परिषद इसी से ही एक उभर कर आई सामने, असम मूवमेंट हुआ, ठीक है, पूरा ये प्रॉपर चला और इनकी डिमांड सुनी गई जो भी थी। फिर पंजाब का क्राइसिस है, पंजाब की प्रॉब्लम है, यहाँ की रिलीजियस भी है और पॉलिटिकल फैक्टर भी हैं। इनको ये था कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में ये चाहते थे पंजाब को थोड़ी सी पावर ज़्यादा देनी है। इसके अलावा कुछ खालिस्तानी थे, वो कहते थे कि हमें अलग अपना सिखों का स्टेट बना के दे दो। ऐसे में कुछ लोग छुप के बैठे थे, ठीक है, गोल्डन टेम्पल में। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया इंदिरा गांधी ने 1984 में, टारगेट किया गोल्डन टेम्पल अमृतसर को। अब हुआ क्या कि अब ये थोड़े ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए सिखों के, क्योंकि वो अंदर क्या है उनकी वो होली प्लेस है, वहाँ पे वो कुछ छुप के बैठे हैं। हमारी अब यहाँ पे क्या है कि जो आर्मी है वो पहुँच गई वहाँ पे, ठीक है, अब वहाँ पे अटैक हो रहा है तो यार वहाँ पे डिस्ट्रक्शन तो वहाँ उसका भी होगा जो पवित्र जगह है। इंदिरा गांधी को उन्हीं के ही बॉडीगार्ड्स ने जो सिख थे उनको गोली मार दी 31 अक्टूबर 1984 को। फिर सारे लोग सिखों के अगेंस्ट भड़क गए, दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में सिखों को लोग मारने लग गए। तो फिर 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था और बोला गया ये नॉर्मलाइजेशन अब करना है, ये जो इतना बवाल मचा हुआ है इसको शांत करना है। फिर मिज़ोरम मूवमेंट आपका आता है, यहाँ पर भी इंसर्जेंसी थी, उग्रवाद था बहुत ज़्यादा। मिजो नेशनल फ्रंट नाम से एक ग्रुप था जिसके लीडर थे लाल डेंगा, तो ये भी यही चाह रहे थे कुछ अपने लिए अटोनमी। तो 1986 में भाई इनके साथ भी अकॉर्ड कर लिया और इसको मिजोरम को एक पूरा स्टेट बनवा दिया। और मिज़ो मूवमेंट बहुत सक्सेसफुली था, पीसफुली हो गया था इनका मामला, वायलेंस बिल्कुल ख़त्म करवा दी नेगोशिएशन करके। जम्मू कश्मीर का मैटर था, जम्मू कश्मीर के पास आर्टिकल 370 से स्पेशल स्टेटस था भाई, जहाँ पे उनको अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर अलग से अटॉनमी दे रखी थी।
अपना इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना इनका फ्लैग था। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था जहाँ इंटरनल इश्यूज़ के साथ एक्सटर्नल इश्यूज़ भी जुड़े हुए थे। इंटरनली वहाँ की जनता के कुछ लोग भड़के हुए थे, एक्सटर्नली पाकिस्तान उनको भड़काता था। तो पाकिस्तान का बहुत इन्वॉल्वमेंट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया, मारा गया बड़े लेवल पर। निकालना अलग होता है, एक होता है मारना। ये जीनोसाइड किया गया, उनके साथ नरसंहार, उनको मारा गया, उनको वहाँ से मजबूर किया गया जाने के लिए। शेख अब्दुल्ला डिसमिस्ड इन 1953 एंड उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलाइंस बनाया कांग्रेस के साथ और ट्रस्ट डेफिसिट ग्रू ड्यू टू रिजिड इलेक्शंस। तो ये इलेक्शंस में भी थोड़ा झोल चल रहा था, तो लोगों का थोड़ा भरोसा सा उठ गया था। फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं? अब हमारा अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ से समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो 1989 में कांग्रेस का जो सिस्टम था वो एंड हो गया था पूरी तरीके से। 1989 के जो इलेक्शंस थे ना, उससे क्या हुआ, जो हमारी पार्लियामेंट है ना वो बीच में रुक गया। एक प्रॉपर मेजोरिटी नहीं थी किसी के पास, तो कांग्रेस ने पहली बारी अपोजिशन में बैठने का फैसला लिया और एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब क्या हुआ, जो अब यहाँ निकल कर आ रही है मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स, कंपटीशन। अब ये नहीं होगा एक ही पार्टी का डोमिनेंस होगा। सो रीजनल पार्टीज जो छोटी मोटी हैं वो किंग मेकर बन गई, अब वो ही सरकारें बनाती हैं। मंडल का मुद्दा भी यहीं से आता है। मंडल कमीशन 1979 में अपॉइंट हुआ, इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल और इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 1919 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वीपी सिंह की सरकार में बोला गया कि ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन रहेगा। तो ये भी सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। कई सारे प्रोटेस्ट हुए इस मंडल वाले पॉलिटिक्स के अगेंस्ट। मंडल ने जो भी बताया इसके कमीशन ने उसके अगेंस्ट, ठीक है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो गई थी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आपके आते हैं। तो हुआ क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस था बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, हद से ज़्यादा। इंडिया हैड फॉरेक्स फॉर ओनली 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स। तो बहुत ही लो फॉरेक्स यहाँ पे रिजर्व्स थे हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और उसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए पीवी नरसिम्हा राव जी के दौरान। फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि इंडिया की इकॉनमी को हमें आगे ले जाना है तो कुछ हमें बदलाव करने होंगे। तो इसमें 3 चीज़ें निकल कर आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमें सबसे पहले तो ये जो लाइसेंस वाला सिस्टम है लिबरल करना होगा थोड़ा। जो भी अपना बिजनेस करना चाहे, बाहर से आना चाहे, ट्रेड करना चाहे, करने दो। प्राइवेट कंपनियों को आने दो, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ो, दुनिया से जो है व्यापार करो। तो लाइसेंस राज जो था बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया गया, पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम कर दिया सरकार ने। और हुआ क्या, इंडिया की इकॉनमी तो इससे थोड़ी अच्छी हुई, ठीक है। बाद में भी जो सरकारें आई उन्होंने भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। इसी दौरान आप अगर देखोगे 1990s में हिंदुत्व पॉलिटिक्स शुरू होती है, यानी कि एक कल्चरल नेशनलिज्म, अपना हिंदू आइडेंटिटी को दिखाकर पॉलिटिक्स के लिए इसको बताना। जैसे बीजेपी एक पार्टी बनकर आती है 1990s के दौरान, बहुत बड़ी पार्टी। तो यहाँ पे एक राम रथ यात्रा हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, ठीक है, 1990 में। वहाँ पे भी यही सभी हिंदुओं को एकदम जोड़ा गया और अयोध्या का जो पूरा मैटर था राम मंदिर वाला, जन्मभूमि वाला, वो एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बन गया था एक तरीके से। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया भाई 6 दिसंबर 1992 को। हिंदूज ने बोला क्लेम करके हमारी जगह है, हम यहाँ पे मस्जिद नहीं रहने देंगे। और इसी के ऊपर भाई बहुत डिबेट भी चली। फिर बीजेपी ने अपनी सरकार भी बनाई एनडीए की, मतलब एक कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार 1998 में। और बीजेपी 2014 में 2019 में मेजोरिटी के साथ सरकार में आई थी। अभी फ़िलहाल फिर से एक एनडीए सरकार चल रही है, ठीक है। कोलिशन की बात करूं तो 1989 से ही गठबंधन की सरकारें बनना शुरू हुई थी। तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट वीपी सिंह की, इसके अलावा यूनाइटेड फ्रंट के कुछ प्रधानमंत्री रहे, एचडी देवेगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल। फिर इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखो नेशनल फ्रंट की जो सरकारें थी, ठीक है, उसमें बीजेपी ने और लेफ्ट विंग की पार्टियों ने भी बहुत सपोर्ट दिया था शुरू में। सो इसके अलावा 2004 में जो गठबंधन सरकार थी वो यूपीए की रही और 1998 में एनडीए की। अभी भी जो सरकार चल रही है वो भी एनडीए की ही है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स पहले नहीं होती थी, पहले अकेला पूरा सिर्फ डोमिनेशन कांग्रेस का होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है,
कांग्रेस का अकेला डोमिनेशन नहीं है, अब कोalition चल रहा है, ठीक है। और 2014 में अगर मैं आपको बताऊं तो एक पूरी मेजोरिटी की सरकार बन गई थी, वहाँ पे तो कोalition बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि मोदी के अंडर में एक पूरी बहुमत की सरकार आ गई बिना गठबंधन की, ऐसा भी हुआ था, 2 बार ही हुआ था। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, वो 1 पार्टी से 2 पार्टी या मल्टी पार्टी में शिफ्ट हो गई थी। क्या क्यों? क्योंकि एक पार्टी का डोमिनेंस पहले ज़्यादा था, अब क्या है, मल्टी पार्टी डोमिनेंस चल रहा है। रीजनल पार्टीज छोटी मोटी, उनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है। आज की डेट में पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव हो गई है, फ्रेगमेंटेशंस बन गए हैं, कोई दलितों का नेता बना घूम रहा है, कोई आदिवासियों का नेता है, कोई ब्राह्मणों का नेता है। तो डेमोक्रेसी जो है ना, वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो गई है और कॉम्प्लेक्स भी हो गई है एट द सेम टाइम। तो ये फैक्ट्स आप कर लो, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ से बहुत कुछ आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।